हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के डिजाइन ऑफ मैसनरी स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 33 से क्वेश्चन नंबर 40 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का पार्ट 5 वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें मैच द फॉलोइंग करना है और डिफरेंट टाइप्स की वॉल्स दी हुई हैं लिस्ट 1 में और हमें लिस्ट 2 में उनकी डेफिनेशंस दी हुई हैं और हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी लोड बियरिंग वॉल्स हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में जो हमारी लोड बियरिंग मैसनरी वॉल्स हैं, ये वो वॉल्स होंगी जो कि हमारी जो भी लोड एक्ट कर रहा है, लोड हमारा कहां आ रहा है, एक तरीके से हमारा रूफ पर आ रहा है। तो रूफ से जो लोड आ रहा है दैट इज सुपर इंपोज्ड लोड। तो जो वॉल्स हमारी सुपर इंपोज्ड लोड कैरी कर रही हैं, जो ग्राउंड में ट्रांसमिट कर रही हैं अलोंग विथ देयर सेल्फ लोड, यानी सेल्फ वेट के साथ साथ सुपर इंपोज्ड लोड जो हमारे स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रहा है उसको हमारी ग्राउंड तक ट्रांसमिट करने वाली जो वॉल्स हैं वो हमारी लोड बियरिंग मैसनरी वॉल्स कहलाएंगी हमारी मैसनरी बिल्डिंग्स में। तो बेसिकली हम इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारी पहली वॉल है दैट इज सॉलिड मैसनरी वॉल। दूसरी कैटेगरी की जो वॉल है दैट इज कैविटी वॉल। थर्ड कैटेगरी की जो वॉल है ये हमारी है फेस्ड वॉल और फोर्थ कैटेगरी की जो वॉल है दैट इज विनर्ड वॉल। ठीक है, अब 1 बाय 1 हम इनकी बेसिक फंक्शनैलिटीज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी वॉल आती है दैट इज विनर्ड वॉल। आप लोगों ने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा। जो हमारी वॉल्स हैं, यहां पर जो हमारी सामने से हमें पोर्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फ्रंट, और इसको मैसनरी की टर्मिनोलॉजी में इसको हम बोलते हैं फेसिंग ऑफ मैसनरी। और जो बैक साइड वाला जो पोर्शन है वॉल का दैट इज कॉल्ड बैकिंग ऑफ मैसनरी। तो एक तरीके से ये हमारी बैकिंग हो गई और ये हमारी फेसिंग हो गई। तो जब हम किसी भी मैसनरी वॉल में 2 अलग अलग मटेरियल्स यूज कर रहे हैं फेसिंग और बैकिंग में, ठीक है, बट कंडीशन ये है कि जब इस पर लोड आ रहा है तो इन दोनों का बिहेवियर जो है वो हमारा अलग अलग है। इसका मतलब जो बॉन्डिंग है वो इस तरह की नहीं है कि हमारा कॉमन एक्शन अंडर दी लोड हो। कॉमन एक्शन किस फॉर्म में हो सकता है? हमारी बकलिंग हो सकती है, मींस अंडर द एक्शन ऑफ द लोड जो हमारा बिहेवियर है दोनों मटेरियल का वो अलग अलग होगा, बिकॉज हमारी जो बॉन्डिंग है वो जो प्रॉपर बॉन्डिंग होगी उस तरह की नहीं है। सो दैट जो कॉमन एक्शन होना चाहिए अंडर द एक्शन ऑफ द लोड उस तरह का बिहेवियर हमारा आएगा। इस तरह की वॉल्स आपने देखी होगी कि आपका होगा क्या, बैकिंग आपकी ब्रिक मैसनरी की रहेगी और आप एस्थेटिक्स इंप्रूव करने के लिए उस पर आप इस तरह की स्टोन मैसनरी कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपली हम विद द हेल्प ऑफ सीमेंट पेस्ट इनको उस वॉल पे प्लास्टर करके चिपका देते हैं। तो ये जो वॉल है, ये जो लेयर है इसको हम विनर बोल रहे हैं। जैसे आपने टिम्बर में विनर पढ़ा होगा, ये पतली लेयर होगी और डिफरेंट मटेरियल की होगी तो स्टोन विनर बोल रहे हैं। तो ऐसी वॉल्स जो हैं जो कि बेसिकली ऑर्नामेंटल एस्थेटिक जो रेस्टोरेंट्स आजकल जो मॉडर्न टाइप के बन रहे हैं उसमें इस तरह का हम यूज करते हैं। आपने देखा होगा, ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये वॉल्स हमारी जो है ये विनर्ड वॉल है जिसमें दोनों जो मटेरियल है वो अलग अलग बिहेव करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ द लोड। ठीक है, दूसरी कैटेगरी की जो वॉल है इसमें आता है हमारा फेस्ड वॉल। फेस्ड वॉल में क्या है, सेम कंडीशन है कि हमारा जो फेसिंग है और जो बैकिंग है वॉल का, यानी जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा और जो बैक वाला हिस्सा है वॉल का वो दोनों अलग अलग मटेरियल का है, बट जो उनके बीच में बॉन्डिंग है ये हमारी प्रॉपर बॉन्डिंग है और इस बॉन्डिंग को हम टूथिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह हमारा सपोज आपने कंक्रीट की बैकिंग कर रखी है वॉल में, कंक्रीट की वॉल है और फ्रंट में आपने स्टोन फेसिंग रखा है और जो हमारा स्टोन है वो प्रॉपरली इसके साथ बॉन्डेड है, सो दैट अंडर द एक्शन ऑफ द लोड हमारा जो एक्शन है मींस हमारा
जो यूनिट है मशीनरी की या वॉल है वो एक कॉमन बिहेवियर करेगी, मींस जब बकलिंग होगी तो ये एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगी। तो यहां पर हमारा कॉमन एक्शन होगा अंडर द लोड। ठीक है, तो प्रॉपर बॉन्डिंग होने की वजह से दोनों यूनिट एक जैसा बिहेव करेंगी, एक कंबाइंड एक्शन की तरह बिहेव करेंगी। तो इस तरह की वॉल्स जो है ये हमारी फेस्ड वॉल होगी। ये IS 190 का जो कोड है ये हमारी डिफिनीशंस कुछ इस तरह देता है कि फेस्ड वॉल वो वॉल है हमारी, इसमें हमारी जो फेसिंग है, बैकिंग है, वो दोनों डिफरेंट मटेरियल्स का है, लेकिन बॉन्डिंग हमारी इतनी अच्छी है या प्रॉपर है कि हमारा अंडर द एक्शन ऑफ द लोड, सुपर इम्पोज लोड, वो हमारा वहां पर कॉमन एक्शन हो रहा है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप फेस्ड वॉल डिजाइन कर रहे हो तो उनकी जो बॉन्डिंग है वो प्रॉपरली आपको इंश्योर करनी है, तभी हमारा वो कॉमन एक्शन होगा। और यहां पर सिर्फ विनर्ड वॉल और फेस्ड वॉल में एक यही डिफरेंस है कि कॉमन एक्शन अंडर द लोड यहां पर हमारा फेस्ड वॉल में देखने को मिलता है। कैविटी वॉल्स के बारे में ऑलरेडी पुराने वीडियोस में आपको डिस्कस कर चुका हूं, ये भी हमारी लोड बियरिंग वॉल्स की तरह हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी की जो हमारी वॉल है दैट इज शियर वॉल। शियर वॉल बेसिकली हमारी क्या होगी, सपोज ये हमने एक मशीनरी बिल्डिंग का प्लान दिखाया हुआ है जिसमें हमारी जो ये वॉल है अंडर द एक्शन ऑफ द लेटरल लोड्स होगा क्या, हमारी जो क्रॉस वॉल्स हैं। ठीक है, दीज आर द जो बी वॉल है ये हमारी क्रॉस वॉल का प्लान दिख रहा है। तो जो ये क्रॉस वॉल है इन लेटरल लोड्स की वजह से इसमें हमारी इन प्लेन शियर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। तो जो वॉल्स हमारी इन प्लेन शियर स्ट्रेसेस बियर कर रही हैं उन वॉल्स को हम, उन क्रॉस वॉल्स को शियर वॉल बोल सकते हैं। और यही चीज यहां पर दिखाई हुई है कि अंडर द एक्शन ऑफ द लेटरल लोड्स हमारा क्या हो रहा है, हमारी शियर स्ट्रेसेस जनरेट हो रही है मशीनरी यूनिट्स में अंडर द एक्शन ऑफ द लेटरल लोड्स एक्टिंग ऑन द बिल्डिंग। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स P यहां पर अप्लाई हो रही है वॉल A पे एंड दैट इज रेजिस्टेड बाय क्रॉस वॉल्स B व्हिच एक्ट्स एज अ शियर वॉल। तो ये वॉल्स जो है ये लोड बियरिंग वॉल्स हो गई हमारी एक तरीके की। ठीक है, और विनर्ड वॉल मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि वॉल इन विच द फेसिंग इज अटैच्ड टू द बैकिंग बट नॉट सो बॉन्डेड एज अ रिजल्ट इन अ कॉमन एक्शन अंडर द लोड। ठीक है, तो यह ध्यान रखना है कि इनकी जो बॉन्डिंग है इतनी अच्छी नहीं है कि जब हमारा लोड पड़ेगा तो वो एक कॉमन एक्शन की तरह में बिहेव करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैच द फॉलोइंग आप करोगे तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा जा रहा है कि अ जॉइंट पैरेलल टू फेस ऑफ मशीनरी वॉल इज कॉल्ड। तो यहां पर मैंने एक मशीनरी वॉल दिखाई है एक सिंगल ब्रिक की। ठीक है, तो यहां पर जो आपका फ्रंट फेस है इस फ्रंट फेस को आप क्या बोल रहे हैं, ये मैंने आपको बताया था अभी, फेसिंग ऑफ वॉल, या आप इसको बोल सकते हैं फेस ऑफ मशीनरी। और ये वाला साइड जो है हमारा दिस इज कॉल्ड बैकिंग और बैक ऑफ मशीनरी। ठीक है, अब आपको पता है कि जो डिफरेंट मशीनरी की यूनिट्स हैं, यहां पर हम मशीनरी यूनिट्स क्या मान रहे हैं कि दीज आर ब्रिक्स। अब ब्रिक्स क्या है, आपस में हमारे मोर्टार से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा एक तरीके का मोर्टार जॉइंट है। ठीक है, और ये भी हमारा मोर्टार जॉइंट है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो जो आपको ये ग्रे कलर का दिख रहा है दिस हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ मोर्टार, तो ये जो जॉइंट आप बना रहा है दिस इज कॉल्ड बेड जॉइंट। तो बेड जॉइंट क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दो कोर्सेस के बीच में। अब ये सिंगल जो लेयर है इसको हम कोर्स कह रहे हैं, एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ मशीनरी। तो ये कोर्स है, डिफरेंट कोर्सेस के बीच में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में बॉन्डिंग करने के लिए हम मोर्टार जॉइंट यूज कर रहे हैं वो हमारा बेड जॉइंट होगा। ठीक है, और डिफरेंट मशीनरी यूनिट्स को ज्वाइन करने के लिए यहां पर डिफरेंट मशीनरी यूनिट्स ज्वाइन कर रहे हैं। ये हमारा अगर क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये हमारे जो ज्वाइंट्स हैं दीज आर कॉल्ड हेड ज्वाइंट्स। ठीक है, और हेड ज्वाइंट्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड क्रॉस ज्वाइंट्स। क्रॉस ज्वाइंट्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस ज्वाइंट इज परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ मशीनरी। हमारा ये वाला प्लेन जो है अगर हम कुछ इस तरह देखें, ये हमारा फेस ऑफ मशीनरी है और इसके परपेंडिकुलर हमारा ये वाला मोर्टार ज्वाइंट है विच इज कॉल्ड हेड ज्वाइंट या क्रॉस ज्वाइंट। तो जो मशीनरी के फेस के परपेंडिकुलर हमारा जो मोर्टार का ज्वाइंट बन रहा है वो हमारा हेड ज्वाइंट है जिसे आप क्रॉस ज्वाइंट बोल रहे हैं।
ठीक है। और बेड ज्वाइंट हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारा ज्वाइंट है जो मोटार का, वो हमारा बेड ज्वाइंट है जो डिफरेंट कोर्सेज के बीच में ज्वाइन करा। तो जो यहाँ पे जो रेड कलर का हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिखा रहे हैं ये बेड है हमारा, और ये हमारा वर्टिकल ज्वाइंट है जो कि क्रॉस ज्वाइंट है। और वॉयल ज्वाइंट क्या होगा, अगर इसी तरह की लेयर आप, ये सिंगल ब्रिक यूनिट हमने लिए, अगर हम इस लेयर को एक और लेयर करेंगे तो यहाँ पे इस प्लेन में भी हमारा मोटार ज्वाइंट आएगा। ये जो मोटार ज्वाइंट होगा वो हमारा पैरेलल टू फेस ऑफ मैसनरी होगा, उसे हम बोलेंगे वॉल ज्वाइंट, बिकॉज दैट इज पैरेलल टू द फेस ऑफ मैसनरी। तो यहां पर सारी चीजें मैंने डिफाइन की हुई है कि ज्वाइंट जो है एक जंक्शन है मैसनरी यूनिट्स का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट जो है हमारे बेड ज्वाइंट, क्रॉस ज्वाइंट और वॉल ज्वाइंट होंगे। और जो पर्पस है बेड्स और ज्वाइंट्स का इज टू अलाउ स्लाइट वेरिएशंस इन डायमेंशंस ऑफ ईच ब्रिक and to accommodate the slight structural movement of a building subjected to on continual basis। और जो हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ ब्रिक मैसनरी उसे हमें कोर्स बोल रहे हैं, और ये वाली लेयर हमारी क्या है, बेड ज्वाइंट है। तो यहाँ पर अगर हमसे क्वेश्चन देखें तो यहाँ पूछा गया है ए ज्वाइंट पैरेलल टू फेस ऑफ मैसनरी, तो वो हमारा ज्वाइंट जो होगा दैट इज कॉल्ड वॉल ज्वाइंट। क्रॉस ज्वाइंट इज परपेंडिकुलर टू फेस ऑफ मैसनरी, एंड बेड ज्वाइंट भी हमारा एक तरीके से दैट इज परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ मैसनरी, sorry, parallel to the face of masonry on a horizontal plane। ठीक है, that will be perpendicular actually, this will be also perpendicular to face of masonry on a horizontal plane। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पर असर्शन रीजन है। असर्शन स्टेटमेंट है हमारा, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो आर लेस फॉर मैसनरी बिल्ट इन लाइम मोटार एज कंपेयर टू दैट बिल्ट इन सीमेंट मोटार। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो है किसी भी ब्रिक मैसनरी का, अगर हम लाइम मोटार यूज कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो होगा वो हमारा सीमेंट से बना हुए मोटार से जो मैसनरी होगा उससे कम होगा, बिकॉज जो हमारा लाइम मोटार से जो ज्वाइंट बनेगा वो हमारा वीक इन टेंशन होगा। ठीक है, तो जब हमारा लाइम मोटार हम यूज कर रहे हैं एक तरीके से, तो हमारी जो बकलिंग के चांसेस हैं वो हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज हमारा कम टेंसाइल स्ट्रेसेस पे ही हमारी जो मैसनरी है वो फेल हो जाएगी लाइम मोटार में। तो जहां पर चांसेस ऑफ बकलिंग बढ़ जाएगी तो वहां पर हमें स्लेंडरनेस रेशियो अपना कम रखना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चांसेस ऑफ बकलिंग। डिजाइन में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके किसी भी स्ट्रक्चर में बकलिंग के चांस बढ़ रहे हैं तो आपको डिजाइनिंग में हमें स्लेंडरनेस रेशियो को कम करना पड़ेगा, सो दैट जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगी हमारी अंडर द एक्शन ऑफ द बकलिंग ड्यू टू सुपर इम्पोज लोड्स, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस होंगी वो हमारी कम स्ट्रेसेस पे ही हमारा फेलियर होने लगेगा। तो इस वजह से जितनी ज्यादा हमारी बकलिंग के चांसेस होंगे उसको आपको स्लेंडरनेस रेशियो को कम रखना है। तो लाइम मोटार में टेंसाइल स्ट्रेसेस, कम टेंसाइल स्ट्रेसेस पे ही हमारा फेल हो जाता है मोटार। सो एज अ मैसनरी यूनिट अगर हम देखें तो मैसनरी बिल्ट इन लाइम मोटार इज वीकर इन टेंशन एंड मोर लायबल टू बकलिंग। तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगर हम IS 1905 की गाइडलाइंस देखें तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टोरीज, अगर हमारे नंबर ऑफ स्टोरीज जो हैं वो लेस देन आर इक्वल टू 2 हैं तो पोर्टलैंड सीमेंट का बना हुआ जो मोटार होगा उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो हमारा 27 रखा गया, और लाइम मोटार से बने हुए मैसनरी यूनिट का स्लेंडरनेस रेशियो जो है 2 स्टोरी तक हमारा 20 है। और जैसे जैसे हमारी स्टोरीज बढ़ेंगी, नंबर ऑफ स्टोरीज जितनी ज्यादा होंगी हमारी बकलिंग के चांसेस उतने बढ़ जाएंगे। रीजन ये है बिकॉज ऑफ इम्परफेक्शन। जैसे जैसे हमारा वर्कमैनशिप जो होगी, अगर हमारी स्टोरीज बढ़ती जा रही हैं तो वहां पर वर्कमैनशिप रिगार्डिंग वर्टिकलिटी ऑफ द बिल्डिंग, जिससे हमारे सेकेंडरी स्ट्रेसेस भी जनरेट होंगे और बकलिंग के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो जब आपके बकलिंग के चांसेस बढ़ेंगे तो आपका स्लेंडरनेस रेशियो आपको कम रखना पड़ेगा। इसीलिए आपका जो स्लेंडरनेस रेशियो है अप टू 2 स्टोरीज वो 20 रखा गया है बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस। और जैसे ही आप मैसनरी ऊपर जाओगे तो आपको लिमिट करना पड़ेगा स्लेंडरनेस रेशियो को 13 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर सेम चीज मैंने
समराइज की हुई है कि जो लिमिटिंग वैल्यूज है स्लेंडरनेस रेशियो के लिए लाइम मोटार से बनी हुई मैसनरी की, वो हमारी सीमेंट मोटार से कम होती है, बिकॉज हमारा जो लाइम मोटार है वो वीकर होगा एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ बकलिंग। उसी तरह अगर देखें जो टॉलर बिल्डिंग्स होंगी, जो ज्यादा नंबर ऑफ स्टोरीज इन बिल्डिंग्स में ज्यादा होगी, वहां पर वर्कमैनशिप में इम्परफेक्शंस होने के चांसेस विद रिगार्ड टू वर्टिकलिटी ऑफ द बिल्डिंग वो बढ़ जाएंगे इन केस ऑफ टॉलर बिल्डिंग। इसी वजह से जो टॉलर बिल्डिंग्स का स्लेंडरनेस रेशियो है उनको कम रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ कॉलम है वो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ वॉल से कम होता है। वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम लेंथ ऑफ स्टिफनिंग वॉल। स्टिफनिंग वॉल का मैंने बेसिक फंडामेंटल्स आपको एक्सप्लेन किया था कि जो स्टिफनिंग वॉल है दैट इज प्रोवाइडेड टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ द नॉर्मल ऑर्डिनरी मैसनरी वॉल, या किसी भी मैसनरी की वॉल हो सकती है। और उसकी कुछ गाइडलाइंस हमारे कोड ने दी है कि जो स्टिफनिंग वॉल है उसकी जो लेंथ होगी वो स्टोरी हाइट की एटलीस्ट 1/5 होगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्टिफनिंग वॉल दैट शुड बी ग्रेटर देन 1/5 ऑफ द स्टोरी हाइट, ठीक है। और साथ ही साथ जो थिकनेस है हमारी स्टिफनिंग वॉल की दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.3 टाइम्स दी वॉल टू बी स्टिफन। जिस वॉल को स्टिफन कर रहे हैं उसके 30% से ज्यादा उसकी थिकनेस होनी चाहिए और एटलीस्ट हमारी मिनिमम 85 mm होनी चाहिए। ये हमारे कोडल प्रोविजंस हैं, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और यहां पर यही चीज मैंने दिखाई हुई है कि अगर ये वॉल हमारी स्टिफेंड वॉल है, यानी जिस वॉल को स्टिफनिंग की गई है यानी स्टेबिलिटी प्रोवाइड की गई है, एंड ये वॉल जो है हमारी दिस इज दी स्टिफनिंग वॉल, ठीक है। ये हमारी डोर ओपनिंग्स है, तो इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो हमारी स्टोरी हाइट की 1/5 से ज्यादा होनी चाहिए। और जो थिकनेस है, ठीक है, वो हमारी 0.3 टाइम्स दी थिकनेस ऑफ दिस वॉल, दिस इज द थिकनेस ऑफ द वॉल टू बी स्टिफेंड, इसकी 30% से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी मैंने चीजें लिखी हुई हैं जो कि मैं पुराने वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, इसका मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज कंपेयर टू सॉलिड वॉल ऑफ सेम थिकनेस एज कंबाइंड थिकनेस ऑफ 2 लीव्स ऑफ कैविटी वॉल द कैविटी वॉल इज। तो कैविटी वॉल मैंने यहां पर दिखाई हुई है और इसके बारे में मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था। मान लेते हैं कि यहां पे इस कैविटी वॉल में हमारी 2 लीफ हैं, जो हमारी फेसिंग यानी जो बाहर से आपको वॉल दिख रही है वो जो लीफ है कैविटी वॉल में वो हमारी कह सकते हैं दिस इज द आउटर लीफ। एक सिंगल वॉल थिकनेस को हम यहां लीफ बोल रहे हैं और ये हमारी इनर लीफ है, ठीक है। तो इनर लीफ यानी इनर थिकनेस जो है वॉल की ये मान लेते हैं कि दिस इज T2 और इस वॉल की थिकनेस को मान लेते हैं T1। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जो वॉल है ये आपका कैविटी भी रह सकता है या आप इसको इंसुलेटिंग मटेरियल से इंप्रूव द थर्मल इंसुलेशन एंड साउंड एकॉस्टिक बनाने के लिए आप यहाँ पर इसको वैक्यूम भी रख सकते हैं, खाली रख सकते हैं, या आपको नॉन लोड बियरिंग मटेरियल लाइट वेट मटेरियल आप फिल कर सकते हो। और दैट इज बॉन्डेड विद द हेल्प ऑफ मेटल टाइज, ठीक है। तो जो हमारी इफेक्टिव थिकनेस होगी एक तरीके से कह सकते हैं दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ सॉलिड वॉल की जो टोटल थिकनेस होगी। मींस अगर इन दोनों वॉल को हम एक साथ जोड़कर बनाएं यानी विदाउट एनी मेटल टाइज एक साथ हम बनाएं तो इसकी जो टोटल थिकनेस होगी वो हमारी T1 + T2 होगी। तो जब हम इन T1 + T2 की थिकनेस की वॉल को अलग अलग हम बनाएंगे विद एज अ कैविटी वॉल, तो ये देखा गया है कि इसकी जो स्ट्रेंथ होगी एज अ कंप्लीट मैसनरी यूनिट वो हमारी 30% वीकर होगी। दिस इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। 30% मींस इसकी जो लोड बियरिंग स्ट्रेंथ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो हमारी 30% वीक होगी ऑफ सेम थिकनेस। सेम थिकनेस का मतलब है T1 + T2 अगर ऐसे देखें तो थिकनेस सेम है बट डिफरेंस क्यों हो रहा है, स्ट्रेंथ कम क्यों आ रही है, बिकॉज यहां पर ये दोनों यूनिट्स हमारी अलग अलग बिहेव कर रही है, बिकॉज यहां पर हमने बॉन्डिंग जो की है वो मेटल टाई से की है।
तो जो यहां पर हमारी बॉन्डिंग है सॉलिड वॉल के केस में, वो नॉर्मल हमारी मोटार का बॉन्डिंग होगा। तो जो बॉन्डिंग एक्शन टाई की वजह से वो उतना अच्छा नहीं हो सकता जो हम नॉर्मल बॉन्ड सॉलिड वॉल में बनाते हैं। तो बिकॉज बॉन्डिंग एक्शन ऑफ टाइज कैन नॉट बी एज गुड एज दैट ऑफ नॉर्मल बॉन्ड इन अ सॉलिड वॉल, इस वजह से क्या करेंगे, इसकी जो इफेक्टिव थिकनेस है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो इफेक्टिव थिकनेस हमारी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। पहला ये केस कि जो आपकी इनर लीफ है, अगर इनर लीफ आपकी लोड बियरिंग है, ठीक है, यानी इनर लीफ ही हमारी सिर्फ लोड ले रही है कैविटी वॉल में, तो उस केस में हमारी जो इफेक्टिव थिकनेस होगी वो होगी हमारा 2/3 ऑफ थिकनेस ऑफ T1+2, यानी 67% ऑफ द थिकनेस ऑफ द सॉलिड वॉल। तो यहां से क्लियर है कि 33% हमारी स्ट्रेंथ एक तरीके से ऑटोमेटिकली कम हो जा रही है। इसी वजह से हम इसको राउंड फिगर्स में बात करते हैं कि हमारा जो कैविटी वॉल है वो हमारी 30% वीकर है सॉलिड वॉल से। तो यहां पर 2/3 ऑफ द सम ऑफ द थिकनेस ऑफ द सॉलिड वॉल या फिर थिकनेस ऑफ द लोडेड वॉल या लोडेड लीफ, यानी जो आपकी T2 थिकनेस है, लोडेड लीफ यहां पे मान लेते हैं T2 थिनर लीफ, तो T2, इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होगी दैट इज टेकन एज द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द कैविटी वॉल। अगर हमारा दूसरा केस ये है कि बोथ लीव्स आर लोड बियरिंग, यानी दोनों जो यूनिट्स हैं हमारी कैविटी वॉल की वो हमारी लोड बियरिंग है, उस केस में हमारी इफेक्टिव थिकनेस क्या होगी, एज अ कंप्लीट मैसनरी यूनिट effective thickness will be given by 2/3 of the thickness of the solid walls, दोनों की लीफ को ऐड करके 2/3 निकालेंगे आप, और थिकनेस ऑफ द स्ट्रॉन्गर लीफ, स्ट्रॉन्गर लीफ वो होगी जो हमारी T1 और T2 में जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो हमारी थिकनेस ऑफ स्ट्रॉन्गर लीफ होगी, और इन दोनों में से जो हमारी ग्रेटर वैल्यू आएगी वो हमारी कैविटी वॉल की थिकनेस होगी। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा कि दिस इज टोटली बेस्ड ऑन दी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, एंड आपको समझ भी आ रहा है कि बॉन्डिंग एक्शन हमारा काम अच्छा ना होने की वजह से एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉन्ड हमारी जो ये कैविटी वॉल है वो सॉलिड वॉल से 30% वीक होगी। और ये हमारी इफेक्टिव थिकनेस क्राइटेरिया है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी एक वॉल लोड बियरिंग है लीफ या दोनों लीफ लोड बियरिंग है, उसके बेसिस पे आपको इफेक्टिव थिकनेस निकालनी है कैविटी वॉल की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कैविटी वॉल बोथ लीव्स ऑफ विच आर लोड बियरिंग द इफेक्टिव थिकनेस इज गिवन बाय 2/3 ऑफ द सम ऑफ थिकनेस ऑफ बोथ द लीव्स, या फिर एक्चुअल थिकनेस ऑफ स्ट्रॉन्गर लीफ या T1 T2 में जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो आप लोगे, और उन दोनों में से B और C में जो ग्रेटर वैल्यू होगी दैट इज कंसिडर्ड एज द इफेक्टिव थिकनेस ऑफ द कैविटी वॉल जो कि आपको डिजाइन करनी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ फॉर अ कॉलम इज लेस देन दैट ऑफ अ वॉल। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिकॉज कॉलम में क्या हो रहा है, हमारी जो बकलिंग है वो हमारे दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, ठीक है, और जो मैसनरी वॉल है वहां पर हमारा, बिकॉज एक डायरेक्शन में अगर हम प्लान देखें कुछ इस तरह कि मैसनरी वॉल में हमारी केवल एक डायरेक्शन में बकलिंग पॉसिबल है, बिकॉज जो वॉल है हमारी लेंथ डायरेक्शन में हमारी इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सेकेंड डायमेंशन यानी विड्थ डायमेंशन, ठीक है। तो हमारी बकलिंग के जो चांसेस हैं सिर्फ और सिर्फ एक प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ही पॉसिबल है। इसी वजह से बिकॉज बकलिंग के चांसेस हमारे वॉल में कम है, तो हमारा जो वॉल का सिलेंडरनेस रेशियो या लिमिटिंग सिलेंडरनेस रेशियो वो कॉलम के सिलेंडरनेस रेशियो से ज्यादा रखा गया है। और कॉलम का जो सिलेंडरनेस रेशियो है ये कम क्यों है, बिकॉज अगर हम कोई भी कॉलम देखेंगे तो हमारे दो प्रिंसिपल एक्सिस में, एक ये प्रिंसिपल एक्सिस और एक इस प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के अबाउट हमारी बकलिंग हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो जो कॉलम के लिए है इज लेस देन दैट ऑफ वॉल्स बिकॉज ऑफ a column can buckle around either of the two horizontal axis while wall can buckle around the horizontal axis only। तो सेम फंडामेंटल यूज करना है कि जहां पर चांसेस ऑफ बकलिंग आपकी बढ़ जाएगी वहां पर आपको सिलेंडरनेस रेशियो कम रखना है। तो यहां पर हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है ये, और रीजन अगर देखेंगे तो कॉलम कैन बकल अराउंड आइदर ऑफ द टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस
These are the two principal axes, while a wall can buckle around only one axis. तो यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं चेजेस के रिगार्डिंग मैसनरी में, और हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये जो वर्ड यूज किया है मैसनरी में, ये है क्या। चेजेस का मतलब ये है कि जो आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्पेस बना रहे हो मैसनरी में, ठीक है। ये आपने इस तरह देखा होगा, इस तरह हम जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं मैसनरी बिल्डिंग, तो हम इस तरह की स्पेसेस क्रिएट करते हैं। क्यों करते हैं? दीज में बी वर्टिकल स्पेसेस, दीज में बी हॉरिजॉन्टल स्पेसेस। तो ये जो स्पेसेस हैं इनका पर्पस ये है टू एकोमोडेट फॉर प्लम्बिंग। आपको जो प्लम्बिंग करनी है अपनी बिल्डिंग में, सैनिटरी फिटिंग्स तभी आप प्रोवाइड कर पाओगे। आपके हीटिंग डक्ट्स हो सकते हैं, या इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स। आपको बिल्डिंग में जब वायरिंग्स करनी होती है, यहां पर दिखाया हुआ है कि दिस इज प्लम्बिंग, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जब आप पाइप डालते हैं वायरिंग करने के लिए, तो आप ये चेजेस बनाते हैं। तो इन्हें आप बोलते हैं चेजेस इन ब्रिक वॉल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स। ये सभी ने देखा है, बस उसका जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको ध्यान रखना है कि इस स्पेस को जो आप क्रिएट कर रहे हो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकल या इंक्लाइंड भी हो सकता है, ये आपका चेजेस कहलाता है। तो जो मैसनरी का कोड है IS 1905, ये सर्टेन गाइडलाइंस देता है कि आपको इनको क्रिएट करने के लिए, इन स्पेसेस क्रिएट करते समय आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि जब आप इनको बना रहे हो तो दे शुड नॉट इम्पेयर द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आप लोड बियरिंग वॉल में इनको बना रहे हो, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, अगर आप लोड बियरिंग वॉल में रिसेसेस प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि जो डेप्थ है वर्टिकल रिसेसेस की, ये तो विड्थ हो गई, और जो डेप्थ आप बनाओगे दिस इज इन केस ऑफ वर्टिकल चेजेस। तो ये जो आपने को मैंने बताया कि वर्टिकल चेजेस में जो आपकी डेप्थ है, वॉल मान लेते हैं लोड बियरिंग है, तो वर्टिकल चेज की जो डेप्थ होगी दैट शुड बी लेस देन द थिकनेस का 1/3 से कम होना चाहिए। यानी अगर ये मान लें कि ये हमारी थिकनेस T है इस वॉल की, तो इसकी जो डेप्थ है, यानी ये जो डेप्थ है दिस इज DV, दैट शुड बी लेस देन T/3। और जो हॉरिजॉन्टल चेसेस की जो डेप्थ है, यानी ये डेप्थ जो है ये हमारी है DH, इसकी थिकनेस जो होगी वो T/6 होगी। हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि वर्टिकल चेसेस बनाए। हॉरिजॉन्टल चेसेस हमारी स्ट्रेंथ को ज्यादा अफेक्ट करता है, बिकॉज जो मेजर हमारे ज्वाइंट्स हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमारे ज्वाइंट्स हैं। तो जब आप इनको अगर इस तरह चेसेस बनाओगे तो दे में अफेक्ट द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द मैसनरी मोर एज कंपेयर टू वर्टिकल चेसेस, ठीक है। और जो इनकी विड्थ है, यानी ये अगर विड्थ मान लें तो ये जो विड्थ है दिस शुड बी लेस देन द थिकनेस ऑफ द वॉल। तो एक ये एस्पेक्ट हो गया, और दूसरा एक एस्पेक्ट है कि स्पेसिंग। अगर दूसरा चेस आप यहां बना रहे हो तो एक चेसेस ये है, एक चेसेस ये है, तो इनके बीच की जो ओपनिंग है यानी स्पेसिंग है, दिस स्पेसिंग शुड बी मोर देन 2 मीटर फ्रॉम डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी चीज ये है कि अगर हमारी ओपनिंग है, मान लेते हैं यहां पर हमारी ओपनिंग है डोर और विंडो के फॉर्म में, तो अगर आपको कोई चेसेस बनाना है तो उनके बीच में जो वर्टिकल क्लियरेंस होना चाहिए वो कम से कम हमारा 34.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप स्टिफनिंग वॉल, ये आपकी स्टिफनिंग वॉल के साइड में आप कहीं पर भी वर्टिकल रिसेस या हॉरिजॉन्टल रिसेस बनाना चाहते हो तो इनसे कम से कम हमारा 23 सेंटीमीटर दोनों साइड में क्लियरेंस होना चाहिए। आप स्टिफनिंग वॉल के 23 सेंटीमीटर दोनों साइड में रिसेसेस नहीं बनाओगे, अदरवाइज वो स्टिफनिंग वॉल के एक्शन पर इंपैक्ट करेगा। तो ये कुछ मेजर डिजाइन कंसिडरेशंस हैं, और यहां पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं। एक और चीज है कि जैसे हमारे रिसेसेस होते हैं वैसे ही हमारे जैसे आप स्कैफोल्डिंग वगैरह यूज करते हो तो आप होल्स प्रोवाइड करते हो इनको सपोर्ट करने के लिए। तो इन होल्स के लिए भी ये गाइडलाइंस अप्लीकेबल हैं। तो रिसेसेस, चेजेस और होल्स, ये तीनों टर्मिनोलॉजी एक साथ यूज होती हैं, ठीक है। तो होल के लिए या रिसेस के लिए है
कि मैसनरी डायरेक्टली अबव रिसेस आर अ होल इफ वाइडर देन 30 सेंटीमीटर शैल बी सपोर्टेड ऑन अ लिंटल। तो हमें आपको लिंटल पर सपोर्ट करना है। नो लिंटल इज नेसेसरी इन केस ऑफ सर्कुलर रिसेसेस आर अ होल exceeding 30 centimeter in diameter provided upper half of the recess or hole is built into a semicircular arch of adequate thickness and there is adequate length of masonry on the sides of opening to resist the horizontal thrust। ये important provision है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पर लिखी हुई है कि कोई भी चेज या रिसेस या होल किसी भी मैसनरी वॉल के स्ट्रेच में नहीं प्रोवाइड करना है जिसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मैसनरी वॉल है वो हमारी लेस देन 4 times द थिकनेस ऑफ द वॉल है, ठीक है। तो इट इज नॉट प्रोवाइडेड अगर हमारी 4 times द थिकनेस ऑफ द वॉल से ज्यादा लेंथ नहीं है, तो आपको ये प्रोवाइड नहीं करना है एक्सेप्ट फाउंड सेफ बाय स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि होल्स फॉर सपोर्टिंग स्कैफोल्डिंग्स दे शैल बी केप्ट अवे फ्रॉम द बियरिंग्स ऑफ बीम, लिंटल्स एंड अदर कंसंट्रेटेड लोड से, कि जो बियरिंग है जिस पर वो रेस्ट कर रही है वहां से होल्स और रिसेसेस को सभी को दूर रखना है टू अवॉइड द अननेसेसरी इंडक्शन ऑफ स्ट्रेसेस इन द अफेक्टेड एरिया, ठीक है। तो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिखी हुई हैं कि कोई भी चेजेस या रिसेसेस या होल आपको हाफ ब्रिक लोड बियरिंग वॉल पे नहीं प्रोवाइड करना है एक्सेप्ट मिनिमम नंबर ऑफ होल्स नीडेड फॉर स्कैफोल्डिंग। Chases, recesses or holes shall be cut into walls made of hollow or perforated units after the units have been incorporated in the masonry, ठीक है। तो अब आ जाते हैं जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि नो चेजेस शुड बी परमिटेड इन दी हाफ ब्रिक लोड बियरिंग वॉल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वर्टिकल चेजेस शुड नॉट बी क्लोजर देन 2 मीटर इन एनी स्ट्रेच ऑफ वॉल, ये भी करेक्ट है। चेजेस शुड बी प्रोवाइडेड नियर द बियरिंग्स ऑफ द बीम एंड लिंटल, ये हम नहीं अलाउ करेंगे बिकॉज अगर हम बीम या लिंटल की बियरिंग, जिस पर बियरिंग का मतलब है कि अगर आप लिंटल कुछ इस तरह ओपनिंग के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर जो मैसनरी है साइड में या ऊपर, इस पर आप कोई भी कटिंग यहां कर देते हो तो दिस में अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस नियर बाई बियरिंग जिस पर वो सपोर्टेड है मैसनरी। तो आपको इस बियरिंग से दूर रखना है रिसेसेस या होल्स को, ठीक है। ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओनली। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस में फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।